हर इंसान के भीतर कुछ ना कुछ अधूरा रह जाता है, लेकिन कुछ अधूरापन ऐसा भी होता है जो मौत के बाद भी चैन से नहीं बैठता। रात लगभग 12:30 बज रहे थे। शहर से दूर पहाड़ियों के बीच बसा छोटा सा गांव नरौरा। चारों ओर घना जंगल, कहीं कहीं से आती पवन की सिसकियां और बीच में एक पुराना हवेली जैसा घर जिसके चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ था। उस हवेली में कभी विक्रम सिंह नाम का एक जमींदार रहा करता था, रौबदार, अमीर और जिद्दी। पर अब हवेली खंडहर में बदल चुकी थी। गांव के लोग कहते थे कि वहां रात में एक औरत रोती है, लाल साड़ी में, खिड़की के पास बैठी हुई। कभी उसका चेहरा दिखता है, कभी सिर्फ पायल की झंकार सुनाई देती है। लोग उसे नैना का श्राप कहते थे। पहला बिंदु, नैना की कहानी करीब 15 साल पहले इसी हवेली में एक नौजवान लड़की आई थी, नैना। गांव में उसकी शादी की चर्चा थी, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। विक्रम सिंह ने उसे अपने घर में सेविका के रूप में रखा था। नैना भोली थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे किसी पुराने दर्द की छाया। धीरे धीरे विक्रम उसकी ओर आकर्षित होने लगा। वह उसे महंगे कपड़े देता, गहने पहनाता और सबके सामने उसकी तारीफ करता। लेकिन नैना की नजरों में हमेशा डर रहता था, क्योंकि विक्रम सिर्फ प्यार नहीं चाहता था, वह अधिकार चाहता था। एक रात हवेली के भीतर बारिश के बीच बिजली कड़क रही थी। नैना कमरे में अकेली थी जब विक्रम नशे में धुत अंदर आया। उसके न कहने पर भी उसने उसे जबरदस्ती अपनी बाहों में भर लिया। उस पल नैना की चीख हवेली की दीवारों में समा गई और अगले दिन वह हवेली के कुएं में मृत पाई गई। गांव वालों ने कहा उसने खुदकुशी की, पर कुछ आंखों ने उस रात देखा था कि विक्रम सिंह के कपड़ों पर खून के धब्बे थे। दूसरा बिंदु, मौत के बाद की दस्तक। नैना की मौत के बाद हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। विक्रम सिंह जब भी सोने जाता, कोई उसके कानों में फुसफुसाता, विक्रम, मेरा दर्द भूल मत जाना। कभी शीशे पर लाल अक्षरों में बदला लिखा मिलता, कभी रात में हवेली के बाहर वही पायल की आवाज सुनाई देती। एक रात तो विक्रम ने देखा कमरे के कोने में कोई खड़ी थी, लाल साड़ी पहने, गीले बाल और खून में सनी हथेलियां। वह धीरे धीरे बोली, विक्रम, तूने मेरा जिस्म छीना था, अब मैं तेरी रूह ले जाऊंगी। विक्रम सिंह ने चीखते हुए दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन दरवाजा अपने आप खुल गया। उसके बाद हवेली में उसकी लाश मिली, चेहरा डर से टेढ़ा और आंखें खुली की खुली रह गईं। लोगों ने हवेली छोड़ दी। कहा गया नैना का श्राप अब हवेली में बस गया है। तीसरा बिंदु, 15 साल बाद 15 साल बीत गए। शहर से एक आर्किटेक्ट जिसका नाम आरव मेहरा था, उस हवेली को खरीदने आया। वह मॉडर्न सोच का लड़का था, भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। उसका मकसद था हवेली को रिस्टोर करके उसमें रिसोर्ट बनाना। गांव वालों ने रोका, कहा साहब वहां मत जाइए, वह जगह अपशकुनी है। लेकिन आरव हंस पड़ा, भूत भी बिजनेस से डरते हैं क्या। पहली रात जब वह वहां पहुंचा, हवेली की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं। एक तस्वीर पर उसकी नजर टिक गई। एक औरत लाल साड़ी में मुस्कुराती हुई, लेकिन आंखों में अजीब गहराई थी। तस्वीर के नीचे नाम लिखा था, नैना। रात के 12 बजे जब आरव लैपटॉप पर प्लान बना रहा था, तो बाहर पायल की आवाज आई, छन छन छन। वह बाहर निकला। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन दरवाजे के पास कोई परछाई खड़ी थी। उसकी सांसें थम गईं। लाल साड़ी में एक औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी, चेहरे पर हल्की मुस्कान और होंठों से टपकता खून। आरव ने कांपते हुए पूछा, क्या, कौन हो तुम? वह औरत बोली, तू यहां क्यों आया आरव? यह हवेली मेरी है, यह दर्द मेरा है। वह पास आई और आरव ने देखा उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो इंसान की नहीं लग रही थी। चौथा बिंदु, अतीत का जुड़ाव। अगली सुबह आरव की तबीयत खराब थी। उसे सपने में बार बार वही लड़की दिखती जो कुछ कहना चाहती थी। वह हवेली की पुरानी लाइब्रेरी में गया और विक्रम सिंह की डायरी मिली। डायरी के पन्ने पर आखिरी लाइन थी, अगर यह श्राप है तो यह मेरा अंत है। आरव ने खोजा तो पाया, नैना की मौत के दिन उसकी दादी भी उसी गांव में थी। वह समझ गया यह कहानी उससे जुड़ी है। शायद यह श्राप विक्रम के वंशजों के लिए था और आरव उसी खानदान से ताल्लुक रखता था। पांचवा बिंदु, पहली टक्कर।
रात में जब हवेली की घड़ी ने 12 बजाए तो सब कुछ बदल गया। कमरे में तेज हवा चली, लाइट अपने आप बंद हुई। आरव ने टॉर्च उठाई और उसके सामने नैना खड़ी थी। कभी कभी बदला लेने की चाह आत्मा को भी शांति नहीं देती, और कुछ श्राप ऐसे होते हैं जो खून की नसों में बहते हैं। पहला बिंदु, हवेली का खून। सुबह जब आरव ने आंखें खोली तो उसने देखा कि कमरे की दीवारों पर कहीं छोड़ दे हवेली लिखा था, कहीं वापस जा। उसके हाथों पर हल्के खून के निशान थे, जबकि उसने कुछ किया भी नहीं था। आरव का सिर घूम रहा था। रात का हर लम्हा जैसे किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने दौड़ रहा था। वो पायल की झंकार, वो लाल साड़ी, वो ठंडी हवा और वो नजरें जो उसे आर पार भेद गई थीं। वह अपने दोस्त राघव को बुलाने गया, जो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था और पैरानॉर्मल चीजों पर रिसर्च करता था। राघव बोला, अगर सच में यहां कोई रूह है तो हमें बात करनी होगी, डरने से कुछ नहीं होगा। रात को दोनों ने हवेली में कैमरे सेट किए, दीवारों पर इंफ्रारेड लाइटें लगाईं, और जब घड़ी ने 12 बजाए तो सब कुछ थम गया। दूसरा बिंदु, नैना की वापसी। अचानक कमरे का तापमान गिर गया। आरव ने देखा कि खिड़की अपने आप खुल गई और हवा के साथ धुएं जैसी परछाई अंदर आई। उस परछाई से धीरे धीरे एक रूप उभरने लगा, वही लाल साड़ी, गीले बाल और आंखों में दर्द की गहराई। नैना। उसने आरव की तरफ देखा, उसकी आवाज कांप रही थी। क्यों आए हो तुम फिर? क्या तुझे चैन नहीं? आरव डरते हुए बोला, मैं तेरा सच जानना चाहता हूं, तेरी मौत का राज। क्या तू मुझसे बदला लेने आई है? वो चुप रही कुछ देर, फिर बोली, मैं चाहती थी कि मुझे इंसाफ मिले, पर अब मेरा इंसाफ खून से पूरा होगा। राघव ने कैमरा ऑन किया और फुसफुसाया, आरव, वो तुझसे जुड़ी हुई है, शायद तू ही उसकी मुक्ति की चाबी है। नैना की आंखें अचानक आंसुओं से भर गईं, लेकिन उसके आंसू खून जैसे लाल थे। वह करीब आई और बोली, तेरे दादा ने मेरा जिस्म छीना था, अब तुझे अपनी रूह देनी होगी। तीसरा बिंदु, दादी का सच। अगली सुबह आरव भागकर अपनी दादी के पास पहुंचा, जो अब 80 साल की थी। वह रोते हुए बोला, दादी, ये नैना कौन थी? हवेली में उसकी आत्मा क्यों है? दादी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, तू विक्रम सिंह का खून है। वो नैना गरीब घर की लड़की थी। विक्रम ने उसके साथ जबरदस्ती की थी। उस रात उसने कसम खाई थी कि जब तक हवेली का कोई भी वारिस जिंदा रहेगा, उसका श्राप खत्म नहीं होगा। आरव स्तब्ध रह गया। मतलब ये श्राप हमारे खून में है? दादी ने कांपते हुए कहा, हां, और तू अगर उसे शांति नहीं देगा तो तू भी उसी की तरह मारा जाएगा। चौथा बिंदु, आत्मा की तड़प। रात को हवेली में लौटकर आरव ने नैना की पुरानी डायरी ढूंढी। पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन उस पर आखिरी लाइन अभी भी पढ़ी जा सकती थी, जिस दिन कोई मुझे समझेगा, मैं उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। आरव को अब समझ आया कि नैना सिर्फ बदला नहीं चाहती थी, वो अपनी बेइज्जती का दर्द बांटना चाहती थी। वो चाहती थी कि कोई उसके दर्द को महसूस करे। उसने मोमबत्तियां जलाईं और बोला, नैना, अगर तुझे सुकून चाहिए तो मैं तेरे लिए वो करूंगा जो कोई नहीं कर सका। तू बस मुझे सच्चाई बता दे। धीरे धीरे हवेली में ठंडी हवा चली। वो परछाई फिर उभरी। नैना की आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बस दर्द था। विक्रम ने मुझे धोखा दिया, मेरे बच्चे को मार दिया। मैं उसे माफ नहीं कर सकी। अब मैं मुक्ति चाहती हूं। आरव की आंखों से भी आंसू गिर पड़े। अगर यही तेरा सुकून है तो मैं सब कुछ दूंगा। पांचवां बिंदु, बदला या मुक्ति। नैना पास आई, उसके हाथ कांप रहे थे। वो बोली, तू तैयार है अपनी रूह देने को? आरव ने कहा, हां, अगर इससे तुझे सुकून मिलेगा। वो उसके करीब आई और अपनी ठंडी उंगलियां उसके सीने पर रखीं। आरव ने महसूस किया कि उसका दिल धीरे धीरे धीमा पड़ रहा है। लेकिन तभी अचानक हवेली की सारी लाइटें जल उठीं, जैसे किसी ने रोशनी का पर्दा डाल दिया हो। नैना चीखी, नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। वो गायब हो गई। आरव गिर पड़ा। उसके होंठों पर खून था, लेकिन चेहरा शांत था। राघव अंदर आया और चिल्लाया, आरव, आरव, जाग। आरव ने धीरे से आंखें खोली और बोला, वो चली गई राघव, उसे सुकून मिल गया। उसके बाद हवेली की दीवारों से वो लाल निशान धीरे धीरे मिटने लगे।
पायल की आवाज रुक गई और हवेली पहली बार शांत हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगली रात राघव ने अपने कैमरे का फुटेज देखा। फ्रेम में आखिरी दृश्य था। नैना मुस्कुरा रही थी और उसके पीछे आरव की परछाई खड़ी थी। क्या आरव सच में जिंदा था या अब वो खुद हवेली का हिस्सा बन गया था? कभी कभी मुक्ति की चाह ही सबसे बड़ा श्राप बन जाती है। पहला बिंदु, हवेली का सन्नाटा। राघव हवेली में अकेला रह गया था। आरव के जाने के बाद वो बस एक ही बात सोच रहा था, क्या वाकई नैना को शांति मिल गई? लेकिन उसके भीतर कुछ बेचैनी थी। रात के 12 बजते ही हवेली के दरवाजे अपने आप हिलने लगे। बाहर बिजली कड़क रही थी। राघव ने डरते हुए टॉर्च उठाई और कैमरा ऑन किया। दीवारों पर अचानक किसी ने खून से लिखा, वो लौटा है। राघव की सांसें तेज हो गईं। उसने अपने पीछे कदमों की आहट सुनी। धीरे से पीछे मुड़कर देखा, वो आरव था, लेकिन उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा पहले था। आंखें पूरी तरह काली, चेहरा फक और होंठों पर हल्की मुस्कान। राघव कांपते हुए बोला, आरव, तू जिंदा है? आरव हंसा। जिंदा या फिर किसी और का हिस्सा? उसकी आवाज 2 अलग सुरों में गूंज रही थी, जैसे 2 आत्माएं एक साथ बोल रही हों। दूसरा बिंदु, 2 आत्माएं। एक जिस्म में आरव के शरीर में अब नैना की आत्मा बस चुकी थी। उसकी आंखों में वही दर्द, वही जलन थी। राघव को समझ आया कि नैना की आत्मा ने बदला तो लिया, लेकिन शांति नहीं पाई। अब वो आरव के शरीर से जुड़कर दुनिया के सामने आने को तैयार थी। राघव ने उसे समझाने की कोशिश की, नैना, तूने बदला ले लिया, अब इस चक्र को खत्म कर। आरव निर्दोष था। आरव की जुबान से 2 आवाजें आईं, निर्दोष? उसी खून से तो मेरे साथ धोखा हुआ था। वही वंशज था जिसने मुझे मिटाया था। राघव बोला, लेकिन वो तेरे दर्द को समझना चाहता था। उसने तेरे लिए खुद को कुर्बान किया। आरव के अंदर का संघर्ष बढ़ने लगा। कभी नैना की आवाज, कभी आरव की। वो जमीन पर गिर पड़ा और हवेली की हवा अचानक गरजने लगी। मोमबत्तियां एक एक करके बुझने लगी। राघव पीछे हट गया, लेकिन उसके कैमरे में सब रिकॉर्ड हो रहा था। तीसरा बिंदु, रूहों का युद्ध। वो पल बेहद खौफनाक था। आरव की देह हवा में उठ गई और उसके चारों ओर काले धुएं की परत घूमने लगी। उसके भीतर से 2 परछाइयां निकलने लगीं, एक सफेद, एक काली। सफेद परछाई आरव की आत्मा थी और काली नैना की। दोनों आमने सामने थीं। आरव की आत्मा बोली, मैंने तुझे समझने की कोशिश की, तेरे दर्द को अपनाया, फिर भी तू मुझे सजा दे रही है। नैना चिल्लाई, मुझे इंसाफ चाहिए था, प्यार नहीं। मुझे वो सुकून चाहिए जो तुम लोगों ने मुझसे छीना। उनकी चीखें पूरी हवेली में गूंज उठीं। दीवारें कांपने लगीं। राघव बाहर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। आरव की आत्मा बोली, अगर तू सच में इंसाफ चाहती है तो देख, मैं तेरा साथी बनता हूं, दुश्मन नहीं। वो धीरे धीरे नैना के पास आया और अपना हाथ बढ़ाया। पहले नैना की आंखों में गुस्सा था, फिर धीरे धीरे दर्द में बदल गया। उसने उसका हाथ थाम लिया। हवा रुक गई, बिजली की कड़क रुक गई और हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए। चौथा बिंदु, मुक्ति की रात। सूरज की पहली किरण जब हवेली की खिड़की से अंदर आई तो आरव जमीन पर बेहोश पड़ा था। राघव दौड़कर उसके पास गया। उसकी नब्ज चल रही थी। धीरे धीरे उसने आंखें खोलीं। चेहरा शांत था, जैसे सदियों की थकान मिट गई हो। वो बोला, वो चली गई राघव, अब सच में चली गई। राघव ने देखा कि हवेली की दीवारों पर जो खून के निशान थे वो गायब हो चुके थे। नैना की तस्वीर अब दीवार पर फीकी पड़ चुकी थी। उसकी आंखें अब बंद थीं, जैसे उसे आखिरकार शांति मिल गई हो। आरव ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, कभी कभी बदला और श्राप में फर्क बस माफी का होता है। राघव ने धीरे से कैमरा बंद किया, लेकिन जब उसने फुटेज देखा, अंतिम फ्रेम में नैना और आरव की परछाइयां साथ खड़ी थीं। हवेली की चौखट पर और पायल की बहुत हल्की सी आवाज आई, अब मैं आजाद हूं। अंतिम मोड़। राघव ने हवेली को छोड़ दिया, लेकिन उस रात उसने सपना देखा। वो हवेली फिर से चमक रही थी और एक बच्ची आंगन में खेल रही थी। बच्ची ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। वो नैना जैसी लग रही थी। क्या ये पुनर्जन्म था या फिर हवेली अब एक नई आत्मा की परवरिश कर रही थी? कोई नहीं जानता। बस हवेली आज भी वहां है,
जहां हर अमावस की रात किसी के पायल की आवाज सुनाई देती है।